गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मार्स कैंपस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इस क्लास सीरीज के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री में हम मराठा काल पढ़ रहे हैं और मराठा काल के अंदर हम पेशवा का अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे लास्ट क्लास के अंदर हमने बालाजी बाजीराव के काल में पानीपत के तीसरे युद्ध की घटना चक्र पढ़ा, जिस युद्ध के अंदर जो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठाओं की बुरी तरह पराजय हुई। तो इस क्लास सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बालाजी बाजीराव के काल की एक बड़ी घटना हम आज की क्लास सीरीज में अध्ययन करते हैं। बालाजी बाजीराव के काल की एक बड़ी घटना, संघोली की संधि। संघोली की संधि 1750 के अंदर की घटना है। देखो ये संघोली की संधि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो ये संधि छत्रपति रामराज और बालाजी और या कह सकते हैं पेशवा बालाजी बाजीराव पेशवा के मध्य अब संघोली की संधि के आधार पर जो छत्रपति है, अब ये नाम मात्र का पद रह जाएगा। पूरी की पूरी शक्ति बालाजी बाजीराव के अधीन चली जाएंगी। तो संघोली की संधि के आधार पर छत्रपति नाम मात्र का पद, अब नाम मात्र का पद रह जाएगा। और कह सकते हैं जो छत्रपति इसके अधिकार वो सैतारा तक केंद्रित रह जाएंगे। अब ये भी कह सकते हैं कि जो छत्रपति नाम मात्र का पद है वो सैतारा के अंदर कैदी के रूप में कार्य करेगा। और जो अंतिम छत्रपति है वो आ जाएगा अप्पा साहिब कह सकते हैं। ये अंतिम छत्रपति है जिसकी मृत्यु बाद 1848 में सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लैप्स नीति से तो सैतारा को हड़पा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट हम आगे पढ़ेंगे, जब क्रांति 1857 पढ़ेंगे या डलहौजी का काल पढ़ेंगे, वहाँ भी ये हमारे ये काम आएगा। लॉर्ड डलहौजी ने जो लैप्स की नीति चलाई है, इस नीति के तहत सर्वप्रथम सैतारा को हड़पा गया था। तो अब ये छत्रपति है जो केवल सैतारा तक इसकी शक्ति केंद्रित रह जाएगी, वास्तविक शक्ति पेशवाओं के हाथ में चली जाएगी। तो वास्तविक शक्ति पूना में केंद्रित हो जाएगी। वास्तविक शक्ति पूना में केंद्रित हो जाएगी और मराठा राज्य संघ का निर्माण, मराठा राज्य संघ का निर्माण हो जाएगा। अब देखो इस राज्य संघ के अंदर जो शक्तियां हैं, पूना से हो जाएंगे पेशवा, बड़ौदा से गायकवाड़, इंदौर से होलकर, इंदौर से शक्ति हो जाएगी होलकरों के पास, ग्वालियर से सिंधिया और एक रह गया नागपुर भोसले।
तो देखो समझने की बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट व्यू ऑफ एग्जाम सीरीज के अंदर सही मिलान करो में आते हैं 4 कॉलम देगा, बड़ौदा से, इंदौर से, ग्वालियर से, नागपुर से। तो जो मराठा संघ राज्य है वो 5 बड़े स्टेटों में डिवाइड हो जाएगा, जिनमें सर्वाधिक शक्तिशाली पूना जहाँ से पेशवा है, और पेशवा के अधीन 4 राज्य बड़ौदा, गायकवाड़, इंदौर, होलकर, ग्वालियर, सिंधिया, नागपुर, भोंसले। तो इस संघोली की संधि के आधार पर है, इसमें छत्रपति नाम मात्र का पद रह जाएगा। अब जो पेशवा बालाजी बाजीराव, इन्होंने दक्षिण राजनीति में ज़्यादा भाग लिया है, जबकि इनके पिता जो बाजीराव प्रथम थे उन्होंने उत्तर भारत दिल्ली की राजनीति में ज़्यादा भाग लिया है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन करेंगे। अब इसके बाद जब 1761 में हमने पढ़ा, पानीपत के युद्ध के मैदान में मराठे हार जाते हैं, 28,000 मराठा सैनिकों की समाधि पानीपत के मैदान में बन जाती है। तो ये घटना जो बालाजी बाजीराव के दिल को बड़ा आघात देती है, और उसके घटना के तत्काल कुछ समय बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पेशवा बने हैं वो आ जाएंगे माधवराव प्रथम। तो नेक्स्ट सीरीज में हम माधवराव के बारे में पढ़ते हैं। माधवराव ये अंतिम महान ताकतवर पेशवा हैं, और जितना हम कह सकते हैं पानीपत की घटना का मराठाओं के ऊपर प्रभाव पड़ा है, उससे ज़्यादा प्रभाव माधवराव के शासनकाल में उनकी तत्काल मृत्यु से पड़ा है, और ये दोबारा मराठों की खोई हुई शक्ति को वापस लेकर आते हैं। तो हम समझते हैं माधवराव। सत्रह सौ 61 से 1772, 61 से 72 हो जाएगा। इसने 1763 ईस्वी में जो दक्कन की एक ताकतवर शक्ति है, निजाम कह सकते हैं, हैदराबाद के निजाम, जो बार बार मराठाओं से संघर्ष करता है, तो दक्कन की ताकतवर शक्ति हैदराबाद निजाम को माधवराव युद्ध में हरा देगा। तो 1763 में निजाम को हराया, और इससे राक्षस भुवन की संधि की। हाई लेवल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य है, राक्षस भुवन की संधि 1763, माधवराव प्रथम। उसके बाद लिखेंगे इन्होंने बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी दिलवाई। दिल्ली की राजगद्दी, जैसे हमने बाजीराव बालाजी के काल में पढ़ा था, उन्होंने शाह आलम को दिल्ली की गद्दी दिलवाई थी। यह है आलम शाह द्वितीय को दिल्ली की गद्दी दिलवाई। तो बादशाह दिल्ली का है जो, ये माधवराव के प्रभाव में ही आ जाएगा। तो ये मराठाओं की खोई हुई शक्ति को वापस लौटाएंगे। आगे लिखेंगे नेक्स्ट 1772 ईस्वी में अक्षय रोग के कारण अकाल मृत्यु, कम उम्र के अंदर ही एकदम से अकस्मात मृत्यु हो जाती है, और मराठा संघ को गहरा आघात। इतनी हानि मराठाओं को पानीपत के युद्ध से नहीं हुई जितनी कि माधवराव की अकस्मात मृत्यु से हो जाती है। तो इसके बाद इनके छोटे भाई नारायण राव 1772-73। अब नारायण राव है जो माधवराव के छोटे भाई, इनकी हत्या हो जाएगी। इनके चाचा रघुनाथ राव इनकी पेशवा बनने के लिए नारायण राव की हत्या कर देंगे। तो हत्या रघुनाथ राव के द्वारा।
और जैसे ही नारायण राव की हत्या हुई तो उसके कुछ समय बाद इनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया माधवराव नारायण राव। पिता की मृत्यु के बाद जन्म हुआ है और उसके संरक्षण के लिए, उसके पालन पोषण के लिए 12 मराठा सरदार उसके बड़े भाई बनकर उसको पालते हैं। तो नेक्स्ट समझते हैं नारायण माधवराव। नारायण माधव राव नारायण 1774 से 1796 ईस्वी। पिता की मृत्यु के तत्काल कुछ समय बाद इनके का जन्म हुआ है, इसलिए नाम देखो माधवराव नारायण राव, या कह सकते हैं माधवराव द्वितीय। संरक्षण, बारह भाई मराठा परिषद, जिनमें सबसे प्रमुख प्रसिद्ध है या प्रमुख कह सकते हैं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस कह सकते हैं, जो 1772 के बाद या पानीपत के युद्ध के मैदान के बाद जो 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ, उसमें से जीवित रहने वाले 2 व्यक्तियों में से एक नाना फडणवीस मराठा काल का इस समय का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कह सकते हैं, जिसने दोबारा से मराठाओं की शक्ति को संगठित किया। तो नाना फडणवीस हमारे एग्जाम के व्यू से आ सकता है। देखो इतिहास में इनके 2 नाम मिलते हैं, ये बालाजी जनार्दन भानु आया हुआ है एग्जाम के अंदर। बालाजी जनार्दन भानु, या इतिहासकार इसको मराठा मेकावलिये कहते हैं, मराठा मेकावलिये भी कह सकते हैं, या जनार्दन भानु। ये आया हुआ है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है कि नाना फडणवीस का वास्तविक नाम क्या था, जनार्दन भानु। उसके बाद है नेक्स्ट लिखेंगे 1896 ईस्वी में 1796 ईस्वी में माधवराव द्वितीय ने आत्महत्या कर ली। अपने नाना फडणवीस के अत्याधिक नियंत्रण के कारण इससे दुखी होकर ये आत्महत्या कर लेते हैं। तो यहाँ पर मराठा शक्ति दोबारा से फिर लड़खड़ा जाएगी। नेक्स्ट है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, नेक्स्ट बाजीराव द्वितीय के बारे में समझते हैं। देखो 1796 से 1818 ईस्वी, 1796 से 1818 ईस्वी अंतिम पेशवा। अंतिम पेशवा कह सकते हैं। इसने 1802 ईस्वी में बेसिन संधि के आधार पर अंग्रेजों की सहायक नीति को अपना लिया। तो 1802 ईस्वी बेसिन संधि के आधार पर अंग्रेजों की सहायक नीति लॉर्ड वेल्जली ने चलाई थी, और जिसको स्वीकार करने वाला बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। और जैसे इन्होंने सहायक संधि को स्वीकारा, मराठा शक्ति का पतन कह सकते हैं, या मराठा संघ में फूट पड़ गई, और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव या लाभ अंग्रेजों को मिला। तो मराठा संघ में फूट अंग्रेजों को लाभ। तो 1818 के अंदर पेशवा के पद को समाप्त कर दिया जाएगा। तो 1818 पेशवा पद समाप्त। बिठूर कानपुर में
18 लाख रुपए वार्षिक पेंशन। तो 18 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बाजीराव द्वितीय को बिठूर कानपुर भेज दिया जाएगा, और बिठूर कानपुर भेज दिया जाएगा तो ये अंतिम पेशवा 1818 तक पेशवा पद चलेगा, जबकि इनकी मृत्यु है, जो इनकी मृत्यु का टाइम है 1853 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। इनके पुत्र नहीं है, इनकी बेटियां हैं केवल, तो इन्होंने दत्तक पुत्र गोद लिया। दत्तक पुत्र है धोंदू पंत, जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किया था। तो ये अंतिम पेशवा। उसके बाद कुछ मराठाओं के साथ अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध है, मराठाओं ने ही किया। या मराठाओं के पतन का सर्वाधिक लाभ अंग्रेजों को मिला, क्योंकि इसके बाद मराठा का जैसे ही पतन हुआ तो अंग्रेज भारत की सर्वोच्च शक्ति बन जाएंगे, इनका विरोध करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ तक इस क्लास सीरीज में हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, कि कैसे भारत के अंदर कौन कौन सी कंपनियां व्यापारी बनकर आई और धीरे धीरे व्यापार से लाभ उठाकर कौन सी कंपनी यहाँ पर शासक बन गई। इस सीरीज में हम जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। तो नेक्स्ट सीरीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूरोपियन कंपनियों का आगमन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।